हेलो फ्रेंड्स, आज पहले 2 कविता, फिर उसके बाद आपसे कुछ चर्चा। ये कविताएं ही शायद मेरी बातचीत का लिंक आप तक पहुंचा सकें। पहली कविता जिसका शीर्षक है बेटा। ध्यान से सुनिएगा। बड़ी मन्नतों और चाहतों से उसको पाया, उसकी आमद पर ऊपर वाले को बार बार शीश नवाया। उसने जैसे दुनिया पूरी और ज़िंदगी सार्थक कर दी, घर वालों की झोली खुशियों से भर दी। वो सबकी आँख का तारा, जिगर का टुकड़ा है। वो बेटा है, प्यारा राजा बेटा है। उसकी परवरिश करमान है, वो घर भर की जान है। उसकी शैतानियाँ, उसकी बदमाशियाँ, सब उसके लाडला होने की पहचान है। उसको नहीं जाएगा कभी टोका, वो बेटा है, प्यारा राजा बेटा। ममता और लाड़ की छाया में रहकर जब वो बड़ा हो जाएगा, अपनी मनमानी और उदंडता से अपना हक जमाएगा। फिर कैसे वो वक्त के साथ निभाएगा, कैसे घर का मुखिया बनेगा, कैसा पति बनेगा। वो बेटा, प्यारा राजा बेटा। गर सहनशीलता, सद्भाव, समझ और सम्मान करना उसको नहीं सिखाया जाएगा, बेटी की तरह उसको आने वाली ज़िंदगी के लिए तैयार नहीं किया जाएगा। सहानुभूति और सुलझापन उसमें जगाए नहीं जाएंगे, तब कैसे उसके पत्नी और उसके बच्चे उसको भविष्य में झेल पाएंगे। कितना अस्त व्यस्त, असंतुष्ट और अधूरा जीवन होगा उसका। वो बेटा, प्यार और दुलार ने जिसको कहीं का नहीं रखा। अगली कविता का शीर्षक है अब्यूज़, यानी उत्पीड़न। कभी कभी कर देता है मुखर, पर अक्सर करता है चुप। कम ही होता है कि आवाज़ उठे और शोर बने। बाजी मार लेता है बाज माने पक्षी बाज बाजी मार लेता है और निरीह असहाय तड़पता रह जाता है। गिद्ध दृष्टि रखी जाती है, माहौल और भूमिका बनाई जाती है। बहुत सोच समझ कर शिकार किया जाता है। शिकारी अपने पीछे अगर निशान छोड़ भी जाता है तो भी क्या। ये कम ही होता है कि बात को हवा दी जाए या कि अपराधी को सामाजिक कटघरे में खड़ा किया जाए। रिश्तेदारी, दुनियादारी, बदनामी, बहुत से दूसरे ज़रूरी मुद्दे उठ जाते हैं। समझाइश और इज्जत के हवाले दे दिए जाते हैं। शिकार तो अपने दर्द, बौखलाहट, बदहवासी और ढेर सारे डर के साथ ज़िंदगी बिताता है। विरला ही कोई होता है जो हिम्मत करता है, आवाज़ उठाता है और उबर जाता है। बेहद कष्टकारी और तोड़ देने वाला होता है ये उत्पीड़न, चाहे बाल हो या फिर व्यस्क, चाहे शारीरिक हो या फिर मानसिक। विषाक्त कर देता है किसी का भी सामान्य जीवन। धन्यवाद। बात शुरू करने से पहले बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी उन कुछ लोगों को जिन्होंने मेरे YouTube के वीडियोस को देखा, उनको लाइक किया और उस पर कमेंट्स भी किए। मैं डायरेक्टली परिचित नहीं हूँ, पर एक सज्जन हैं, उन्होंने लिखा कि उनको मेरी बातें बहुत प्रभावित करती हैं और काफ़ी इम्प्रेस होने के बाद ही उन्होंने मुझको एक सजेशन दिया कि मुझे एक दूसरे टॉपिक पे भी बात करना चाहिए। और आज ये भूमिका उन्हीं के दिए टॉपिक पे बांधी है। टॉपिक उन्होंने कहा कि मुझे बलात्कार पे कुछ कहना चाहिए। बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, अक्सर हम उसके बारे में बात नहीं करना चाहते, लेकिन क्यों नहीं करना चाहते। फ़िलहाल जब देश कोरोना से, पूरा विश्व कोरोना से लड़ रहा है, तो बहुत सारी दूसरी चीज़ें नज़रअंदाज हो गई हैं, लेकिन वो ख़त्म नहीं हुई हैं। इस समय हम न्यूज़पेपर में, समाचारों में सिर्फ इस बीमारी के बारे में सुन रहे हैं। उसके पहले लंबे समय तक हमने सिर्फ बलात्कार के बारे में सुना, उसके होने वाले केसों के बारे में सुना, और अभी तो निर्भया के जो अपराधी थे उनको सज़ा भी हुई, फांसी मिली। मैं यहाँ पे ये कविता इसलिए सुना रही थी कि पुरुष वर्ग को मैं उनको
ब्लेम नहीं कर रही हूँ, सारी गलती हमेशा ही उनकी हो ऐसा नहीं होता, लेकिन सामाजिक पालन पोषण और उनका जो व्यक्तित्व का विकास है उसको करने में कहीं चूक हो जाती है। स्त्रियों का सम्मान करना एक ज़रूरी चीज़ मानकर नहीं सिखाया जाता, उनको ऐसा नहीं बताया जाता, या उनको जो घर में वो देख रहे होते हैं, जो इनडायरेक्टली उनके दिमाग में फीड हो रहा होता है, कहीं ना कहीं अपने बड़ों को या हमारे सामाजिक परिवेश में जहाँ पर हम पुरुष प्रधान समाज में रहते हैं वहाँ महिलाओं को दोयम दर्जे का नागरिक समझा जाता है, और उसके चलते घर में उनको इसी तरह से, कई परिवारों में इसी तरह से उनके साथ व्यवहार होता है। बच्चे हर पल हर क्षण सीख रहे होते हैं, यानी हम सभी सीख रहे होते हैं, लेकिन वो चूँकि लर्निंग स्टेज में होते हैं तो वो एक एक चीज़ को माइन्यूटली ऑब्जर्व करते हैं। उनके लिए उनके माता पिता आदर्श होते हैं। एक सर्टेन एज के बाद कोई भी लड़का अपने पिता को एक आदर्श के रूप में देखने लगता है और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उनकी हैबिट्स को, उनकी नेचर को अपने अंदर अडॉप्ट करता चला जाता है। तो एक तरह से कोई भी पुत्र अपने पिता की परछाई है, काफ़ी हद तक, पूरी तरह नहीं। खैर, उसके बाद भी मैं ये कहूँगी कि हमारा दायित्व बनता है कि हम बच्चे को, जिसको हम बेटा नहीं बच्चा कहते हैं अक्सर, ज़्यादातर मैंने सुना कुछ लोग को, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। यहाँ पे एक थोड़ा सा विराम लूँगी अपनी चर्चा से। एक एडमिशन के समय एक पुरुष आए, मतलब एक सज्जन आए, बैठे हुए थे, तो मैंने उनसे कहा कि आप क्या करते हैं, बच्चे के एडमिशन के लिए बातचीत चल रही थी। तो उन्होंने कहा कि अरे मैडम, वैसे तो मेरा खेती बाड़ी का काम है, लेकिन अपने बच्चे को मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाना चाहता हूँ। अभी एक इकलौता बच्चा है तो अच्छा उसको स्कूल मिलना चाहिए। मैं बहुत खुश हुई। मैंने कहा नहीं सर, हम पूरी कोशिश करेंगे, अब इकलौता बच्चा है तो आप भी ध्यान रखिएगा उसका ट्यूशन वगैरह का। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं, घर में हमारी 3 लड़कियां हैं, वो उसको पढ़ा लेंगी। तो मैंने कहा कि अभी आपने कहा कि आपका एक लौता बच्चा है, तो बोले हाँ, लड़का हमारा एक ही है, वैसे 3 लड़कियां भी हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि लड़कियों की गिनती मिसलेनियस में हो गई, लेकिन बच्चा उनका इकलौता ही है। खैर, उस इकलौते बच्चे को ही टारगेट करते हुए मैंने एक कविता लिखी थी, जिसको हम बहुत नाज और नखरों के साथ लाड़ प्यार से पालते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी जड़ों में ये मानवता, ये इंसानियत, स्त्रियों के प्रति सम्मान डालना भूल जाते हैं। इसलिए जब वो बड़ा होके एक जंगली झाड़ बनता है, एक बड़ा वृक्ष बनता है, और उसके तना जो है मजबूत हो जाता है, जिसमें चेंज होने के कोई चांसेस नहीं होते, तब शायद वो भी पछताता होगा सामाजिक तिरस्कार के बाद, या फिर इस तरह से जब उनको फांसी की सज़ा मिलती है। और वो निरीह प्राणी जो इसको झेलता है, क्या उसके ऊपर बीतती है, कभी एक पल के लिए सोच के देखिएगा। कोई भी बच्ची, कोई भी महिला, कोई भी स्त्री जो इस दुष्कर्म से गुजरती है, इसका शिकार होती है, उसके मन पे क्या बीतती होगी। बहुत सारी संस्थाएं इस पे काम कर रही हैं, लेकिन फिर भी मैं अल्टीमेटली ये मानती हूँ, परिवार एक सबसे महत्वपूर्ण इकाई है, जहाँ पर बच्चों को कोई गलती के लिए डांट देना, उनकी खुशी के लिए उनको सारी चीज़ें अवेलेबल कराना, उनको लेटेस्ट गैजेट्स ला के देना। दोज हु आर एफ्लुएंट, दोज हु आर वेल ऑफ, दे आर प्रोवाइडिंग एवरीथिंग टू देयर किड्स, वॉट एवर दे आर आस्किंग फॉर। बहुत सारे परिवार अपने बच्चों की अपनी पॉकेट से, अपनी चादर से बाहर पैर फैलाकर सारी इच्छाएं पूरी करते हैं। लेकिन प्लीज़ आप अपने बच्चे के साथ समय बिताइए, चर्चा करिए, जानबूझकर ऐसे टॉपिक छेड़िए जिसमें उसके अंदर मानवता का विकास करने के चांसेस बढ़ जाएं। अब हम स्कूलों में सिलेबस में लगाई जाती हैं, पर आप भी जानते हैं कि स्कूलों में नैतिक पाठ पर उतना ध्यान अभी नहीं दिया जा पा रहा, क्योंकि दूसरे कोर्सेज और सिलेबस ज़्यादा हैं। तो हमारा काम है बतौर माँ बाप कि हम, और साथ में टीचर्स का भी, समय मिलने पर धीरे धीरे बूंद बूंद कर कर, जैसे कहते हैं ना कि किसी स्पंज में अगर ड्रॉप कर कर भी पानी टपक रहा है, तो एक समय के बाद आप उसको निचोड़ेंगे तो उसमें से पानी निकल आएगा। सेम थिंग हैपन्स विद अ ह्यूमन बीइंग ऑल्सो। आप बूंद बूंद कर कर उसमें अच्छे संस्कार डालिए, तो निश्चित है
कि कुछ समय बाद हम देखेंगे कि वो स्त्रियों का सम्मान कर रहे हैं। वैसे अगर कोई नौजवान मेरी बात सुन रहे हैं तो मैं एक चैलेंज देना चाहूँगी। ये बहुत आसान है कि अपने से कमज़ोर के ऊपर हाथ उठा दिया जाए, बहुत आसान है उसको तिरस्कृत करने के लिए, उससे किसी बात का बदला लेने के लिए, उसका अपना प्रपोज़ल अस्वीकार हो जाने के बाद उसके ऊपर जाती कर देना। लेकिन बहुत हिम्मत का काम है किसी को माफ़ कर देना। बहुत हिम्मत का काम है कि जो आपके दोस्त जिसके लिए उकसा रहे हैं या आपको गलत काम करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, तो उससे बोल्डली उसको फेस करना और बहुत ही फर्म होकर ये कह देना कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। कोशिश करके देखिएगा, माफ़ करना मुश्किल है सज़ा देने से। थैंक यू।